So hello everyone. So in today's class we are going to discuss about chapter number 3rd of 7th class, the changing earth. The changing earth. So in this chapter we will discuss about कि जो अर्थ है वो किस तरह से चेंज हो रही है, जो अर्थ का जो सरफेस है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। सो उसके बाद इसी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ अर्थ प्लेट्स और अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। सो उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो द अर्लियर साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट और जोग्राफर्स बिलीव्ड दैट कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक जगह के ऊपर स्टेबल है, मीन्स एक जगह पर जमे हुए। बट विद द टाइम जैसे जैसे इनके ऊपर स्टडी होती गई सो पता लगा कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर मूवमेंट है, वो एक दूसरे के दूर जा रहे हैं या एक दूसरे के पास आ रहे हैं। सो ये एक तरह से इसकी इन्वेंशन हो गई। सो सबसे पहला काम इस खोज के अंदर क्या किया, किसने किया? वैगनर ने। सो वैगनर वाज अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो वेदर की स्टडी करते हैं, वेदर एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। सो जो वैगनर था या अल्फ्रेड वैगनर था, उसने स्टडी की कि भाई जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे के, या जो हम कहें जो एक तरह से इसने थियरी दी, कौन सी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या कहना था, इसने क्या उस थ्योरी के अंदर रखा? इसने बताया कि जो हमारे एट प्रेजेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एंशिएंट टाइम के अंदर पहले ऐसे नहीं थे। आज से ना जाने कितने ही मिलियंस ईयर्स एगो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मीन्स साथ में थे। हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे सपोज करो जैसे कॉन्टिनेंट्स। सो क्या है, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हो गए और एक दूसरे के साथ क्या है, ये जुड़े हुए थे। एक दूसरे के साथ क्या जुड़े हुए थे? जो सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और इसको चारों तरफ से फ्रॉम ऑल द साइड्स इसके क्या था? वाटर, मीन्स ओशन। इसके चारों तरफ क्या था? ओशन। अब अल्फ्रेड वैगनर ने इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया जो लैंड पार्ट है उसको नाम दिया पेंजिया, और जो इसके आसपास जो ओशन था, इसके आसपास जो ओशन था उसको नाम दिया पैंथालासा। उसको क्या नाम दिया? पैंथालासा। सो पेंजिया एंड पैंथालासा। अब जो कॉन्टिनेंट से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे तो इनके अंदर ड्यू टू द कन्वेंशनल फोर्स, ड्यू टू द हीटनेस ऑफ अर्थ, जो हमारे अर्थ के नीचे जो हीट है वो एक तरह से एज ए कन्वेंशनल फोर्स, एज ए फॉर्म ऑफ लावा वो बाहर निकलने की ट्राई कर रही थी, मीन्स एक तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अब जो यहाँ पे क्रैक्स थे, जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो क्रैक्स थे या पेंजिया के अंदर जो क्रैक्स थे, अब उनके थ्रू जो क्या है वो लावा है, मेल्टन लावा और मेल्टन मैग्मा, वो उसकी निकलने की जो कोशिश थी वो चलती है। सो उसकी वजह से क्या है, जो हीट की वजह से क्या है, जो इन प्लेट्स में या इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या हुआ, इनके अंदर मूवमेंट आ गई, ये एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो गए। सो इसी के साथ वैगनर ने बताया कि जो हमारी लिथोस्फीयर प्लेट है, जो हमारी लिथोस्फीयर है, जो अर्थ क्रस्ट है, आउटर पार्ट है, वो क्या है, वो
7 मेजर और सेवरल माइनर प्लेट से जाके बनी है। 7 मेजर और सेवरल माइनर प्लेट से जाके बनी है। सो अब इन प्लेट्स के अंदर क्या है, जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गई। सो वैगनर ने जो थ्योरी दी उसको नाम दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मीन जो कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे प्लेट्स हैं वो एक तरह से ड्रिफ्ट कर रहे हैं या उसको मूव कर रहे हैं, इसको नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारी क्रस्ट है, सो हमारी जो क्रस्ट है वो अलग अलग, या क्रस्ट बोल सकते हैं या लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर वो क्या है, वो अलग अलग उस पर प्लेट्स हैं, मीन्स उसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और इसी के अंदर जो हमारी लिथोस्फीयर है उसमें 7 मेजर एंड सेवरल माइनर प्लेट्स, 7 मेजर और सेवरल कुछ जो माइनर प्लेट्स हैं उनसे जाके जो हमारी अर्थ है एक तरह से वो बनी है। अब आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनके अंदर मूवमेंट है जो कैसे आ गई, इनके अंदर जो मूवमेंट है वो कैसे आ गई। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो इंटीरियर हीट ऑफ द अर्थ, हीट की वजह से उनके अंदर क्या है, एक तरह से मूवमेंट आ गई। एंड फोर्थ पॉइंट इज, जो हमारी जो प्लेट्स हैं वो बहुत स्लो मूव कर रही हैं। अब ये नहीं है कि भाई अब 80 की स्पीड पे जा रही हैं वो, है ना, 1 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर दूर चली गई, नो। उनकी जो स्पीड है वो 1 ईयर के अंदर जस्ट कुछ मिलीमीटर मूव करती हैं, दैट इज वाई वी कैन से दैट स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द अर्थ मूविंग, स्पीड ऑफ द अर्थ इज वेरी स्लो। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एक दूसरे के दूर जाने में या पास आने में। एंड 5th नंबर, सो इन्हीं प्लेट मूवमेंट्स की वजह से हमें क्या एक्सपीरियंस होता है, हमें एक्सपीरियंस होता है अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज, जो हमें ये एक्सपीरियंस होते हैं। और ये एक तरह से इसके कॉजेस हैं भाई, हाँ, कि जो प्लेट मूवमेंट्स हैं उसकी वजह से क्या है, हमें जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ या डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक वो अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट types of different forces. So there are 2 forces. First one is endogenetic forces. अगर हम forces की बात करें, so हम forces की बात करें तो ये 2 तरह की होती हैं। एक हो गई endogenetic forces, and second is एक्सोजेनिक फोर्सेस, इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब यहाँ पे क्या है, अब दोनों फोर्सेस होती क्या हैं। सो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट इंडोजेनेटिक फोर्सेस,
सो इंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या हैं? जो हमारा अर्थ सरफेस है, जो लिथोस्फीयर है, उसके नीचे से ओरिजिनेट होती हैं। मीन्स इंटरनल पार्ट, मीन्स दी जा रहा है इंटरनल फोर्सेस। सो मीन्स अर्थ है जो उसके नीचे से ओरिजिनेट होती हैं, इनको बोलते हैं हम इंडोजेनेटिक फोर्सेस। मीन्स वो इंटरनल पार्ट है अर्थ का, वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। एंड नेक्स्ट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, जो हमारी क्रस्ट है, जो आउटर पार्ट है अर्थ का, वहाँ पे जो कह सकते हैं हम बाहर वाली जो फोर्सेस होती हैं, उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। मीन्स अब ये क्या है, जो अर्थ सरफेस का जो आउटर पार्ट है, जो हमारी क्रस्ट है, उसको इफेक्ट करती हैं। उसको क्या करती हैं? उसको इफेक्ट करती हैं। लाइक हमारी वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गया। सो इस तरह से क्या है, जो हमारी अर्थ है, जो क्रस्ट है, उसको चेंज करती हैं। सो ये आगे हो आपकी फोर्सेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर्सेस हम इसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर और डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस मीन्स जो एक तरह से हम कहें कि एकदम से ओरिजिनेट होती हैं, मीन्स एक तरह से क्या कहें, डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। इसको बोल सकते हैं सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, और इन द सिंपल लैंग्वेज यू कैन दे स्लो फोर्सेस। स्लो फोर्सेस। सो अब जो सडन फोर्सेस है, उनके अंदर क्या क्या आता है आपका? लाइक अर्थक्वेक, फर्स्ट नंबर। सेकंड इज वॉल्केनिक एक्टिविटीज। मीन्स एक तरह से क्या है, जो अर्थक्वेक आता है वो एकदम से आता है, पहले बताता नहीं है कि अभी मैं आ रहा हूँ, है ना। तो आपको जब आ जाता है तभी पता लगता है। और उसी तरह जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, वो भी सडन फोर्सेस के अंदर आते हैं। वॉल्केनिक एकदम से एक्सप्लोर होता है, मीन्स एकदम से फटता है। सो ये होगी आपकी सडन फोर्सेस। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो सडन फोर्सेस हैं वो एकदम से नहीं आती। सो जो ये फोर्सेस हैं ज़मीन के अंदर, क्रस्ट के अंदर, ना जाने कितनी ही तैयारी करते हैं। जो इनके लिए हम कहें एक तरह से जो स्टेज तैयार करते हैं, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये नहीं है भाई अर्थक्वेक है जो या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो एकदम से आए, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, और एकदम से हमें क्या लगता है, एकदम से आ गई। तो मीन्स ये हो गई आपकी सडन फोर्सेस। सो उसके बाद आ गई आपकी स्लो मूवमेंट और डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट। सो इसके अंदर क्या है, जो हमारे माउंटेन बिल्डिंग है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, वो आते हैं। माउंटेन्स फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। सो उसके बाद आ गई हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस में जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो एजेंट काम कर रहे हैं, जो फोर्सेस काम कर रही हैं, जो हमारी अर्थ के आउटर पार्ट को या कहें हम क्रस्ट को एक तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस। मीन्स उसके अंदर क्या है आपका इरोजन एंड डेपोजिशन। इरोजन एंड डेपोजिशन वो दोनों होते हैं। इरोजन एंड डेपोजिशन मीन्स जो एजेंट हैं वो एक तरह से एक जगह से रिमूव भी करते हैं और दूसरी जगह पे जाके उसको बिछा भी देते हैं। सो ये हो गई आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस। सो इरोजन और डेपोजिशन कौन कौन से एजेंट है जो करते हैं? सो फर्स्ट इज रिवर, सेकंड इज विंड,
third is sea waves, four is ग्लेशियर। सो ये जो आपके डिफरेंट एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अर्थ का जो आउटर पार्ट्स है उसको एक तरह से चेंज करते हैं, उसको क्या करते हैं, बदलते हैं एक तरह से। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्केनिक एक्टिविटीज। सो वॉल्केनो एक्टिविटीज और वॉल्केनिक एक्टिविटीज। सो वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्केनिक एक्टिविटीज। वॉल्केनिक एक्टिविटीज। सो फर्स्ट व्हाट इज वॉल्केनो। सो ज्वालामुखी है वो क्या है, वॉल्केनो क्या है। सो हियर वी कैन से दैट इट इज अ पाइप और अ वेंट विच थ्रू अ मेल्टेन मैग्मा और मेल्टेन लावा comes out on earth surface, comes out on the earth surface is called volcanic or volcano. Here you can see so means अब क्या है, यहाँ से इट इज अ वी कैन से पाइप और अ वेंट। यहाँ पे आपका मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पे क्या है आपका मैग्मा चैम्बर है। अब यहाँ से जो मेल्टन मैग्मा है, जो मैग्मा है वो क्या है, फोर्स के साथ ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। So it is a pipe or a vent which through molten magma or lava comes out on the earth surface is called volcano. So volcano के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। So this part जो इसका माउथ है या मुंह है इसका, जहाँ से आपका लावा निकलता है उसको बोलते हैं हम क्रेटर। क्रेटर और ये इसको बोलते हैं वेंट। और जो इसके बाहर अब वॉल्केनो से निकलता क्या है, जो वॉल्केनो के बाहर निकलता क्या है, हमको जस्ट एक रेड कलर का एक मटेरियल दिखता है, बट उसके अंदर हमारी ये रॉक्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ऐश, तो इस तरह के जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं या मटेरियल्स हैं वो निकलता है। वो क्या करता है, वो अर्थ सरफेस पे निकलता है या बाहर आता है। सो जब ये मटेरियल बाहर निकल के अर्थ सरफेस के ऊपर सेपरेट हो जाता है, मीन्स उसके ऊपर बिछ जाता है, या जब बिछने के बाद आफ्टर अ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा हमारे जो प्लेन्स हैं या ब्लैक सॉइल या कह सकते हैं जो प्लेटूस हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। जब ब्लैक लावा के वहाँ पे बिछने के बाद टाइम के साथ वहाँ पे क्या है, जो रिवर्स है उसके ऊपर बहेंगी, प्लेटूस या ब्लैक लावा को इरोड करेंगी, उसके बाद वहाँ पे जो ब्लैक सॉइल जो फॉर्मेशन है उसकी होती है। सो इन द इंडिया डेक्कन plateau also formed by volcanic activities due to the
volcanic activities. So this Deccan Plateau is very famous for its minerals, very famous for minerals. So अपने मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर ये कौन सा डेक्कन प्लेटू रीजन. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स टाइप्स ऑफ volcanoes. Types of volcanoes. Types of volcanoes. So there are three types of volcanoes. So first one is active volcanoes. Active volcanoes. Next is dormant type of volcanoes. And third is extinct volcanoes. Extinct type of volcanoes. So हमारे ये 3 टाइप्स के जो वॉल्केनोस है वो हो गए. बट इनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. इनकी क्या है, अलग अलग तरह से करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सो फर्स्ट आपके जो एक्टिव वॉल्केनोस हैं, वो क्या हैं. सो दी वॉल्केनोस आर इरप्ट फ्रीक्वेंटली. वॉल्केनोस आर इरप्ट फ्रीक्वेंटली मीन्स इनके अंदर से हमेशा क्या है वो निकलता रहता है. क्या निकलता है, जो लावा है वो कंटिन्यूसली निकलता रहता है. सो दैट इज वाई दीज वॉल्केनोस आर नाउन एज अ लाइव वॉल्केनोस. live volcanoes. So if we take example like Etana volcano in Italy, and Barren Island. Second is Barren Island. Barren volcanoes. So ये कहाँ पे है, ये इंडिया के अंदर है, इन द अंडमान निकोबार आइलैंड. सो वहाँ पे आपको बैरन आइलैंड वो मिलता है. सो दिस इज अ एक्टिव वॉल्केनोस, दैट इज वाई दीज आर नाउन एज अ लाइव वॉल्केनोस. मीन्स इसके अंदर से क्या है, कंटिन्यूसली जो हमारा लावा है वो निकलता रहता है, मीन्स हमेशा एक्टिव रहता है. नेक्स्ट आ गया आपका डोरमेंट टाइप ऑफ वॉल्केनोस. के अंदर मीन्स इसके अंदर क्या है, जो ये वॉल्केनोस हैं इनके अंदर एक बार इरप्शन के बाद ये कुछ टाइम के अंदर उसका जो इरप्शन है वो बंद हो जाता है. बट आफ्टर फ्यू ईयर्स और आफ्टर फ्यू मंथ और आफ्टर फ्यू डेज इसके अंदर क्या है, दोबारा से एकदम से इरप्शन होता है. सो एकदम से क्या होता है, इरप्शन. सो दीज टाइप ऑफ वॉल्केनोस आर मोर डेंजरस देन एक्टिव वॉल्केनोस. सो दीज टाइप ऑफ वॉल्केनोस आर मोर डेंजरस देन एक्टिव वॉल्केनोस. वाई? क्योंकि अब इनका पता नहीं लगता कि कब ये एक्सप्लोड करेंगे, कब ये फटेंगे. तो इसी वजह से इनके अंदर जो लाइफ है या कहीं जो नुकसान है वो ज़्यादा होता है. ओके,
So that is why these volcanoes are known as these volcanoes also known as sleeping volcano. These are also known as sleeping volcanoes. If we take example of dormant type of volcano, example is Mount Kia, Vesuvius volcanoes. These are dormant volcanoes. Now this is last extinct type of volcanoes. और एक्सटेंट टाइप ऑफ वॉल्केनोस के अंदर क्या है, एक बार कह सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी एक बार फटता है, उसके बाद ये कभी फटता ही नहीं है, इसके अंदर कोई भी एक्सप्लोर नहीं होता, कभी दोबारा से नहीं फटता. सो दैट इज़ वाई दीज आर अ डेड, दिस नाउन एज अ डेड वॉल्केनो. ना सिर्फ एक बार फटने के बाद उसकी ना आगे इन फ्यूचर कोई उम्मीद है कि भैया ये फटेगा. दैट इज़ वाई दिस नाउन एज अ डेड वॉल्केनो. सो फॉर एग्जाम्पल माउंट कैनोगुआ, माउंट कोनोगुआ. सो इट इज़ अ डेड वॉल्केनो. और किलीमंजारो, Kilimanjaro also a dead or extinct type of volcanoes. So आपके these are 3 volcanoes. So if we talk about the locations or different belt where these volcanoes are found in the earth surface, on the earth surface. So आपका फर्स्ट जो वॉल्केनो है, जो फर्स्ट जो वॉल्केनिक बेल्ट है जहाँ पे हमको वॉल्केनोज ज़्यादा मिलते हैं. सो इट इज़ फर्स्ट इज circum Pacific belt. So this belt also known as a belt of fire. This is also known as a belt of fire. उसके अलावा अगर हम बेल्ट की बात करें, Mediterranean sea belt. It is also a very important volcanic belt. जो सबसे ज़्यादा जो वॉल्केनोस है इन्हीं 2 बेल्ट्स के अंदर पड़ते हैं. सो सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अंदर आपके नियर अबाउट 75% वॉल्केनोस हैं वो आते हैं. सो बात करेंगे इसमें अर्थक्वेक के बारे में. सो व्हाट इज़ अर्थक्वेक? सो हमें पता है कि एकदम से क्या होता है, जो अर्थ सरफेस है वो हिलने लग जाता है, तो उसके अंदर क्या है, शेकिंग आ जाती है. मीन्स एक तरह से वायलेंट टाइप ऑफ शेकिंग आती है इन द अर्थ सरफेस. सो दैट टाइम वी फील ट्रीमोर्स. हमको एक तरह से झटके फील होते हैं. मीन्स हम क्या है एक तरफ से दूसरी जगह पे ऐसे मूव करते हैं बिना अपनी मर्जी से. सो दैट टाइम इट कॉल्ड अ अर्थक्वेक. अ सडन वायलेंट shaking of the earth is called earthquake. So earthquake कभी कभी ज़्यादा इंटेंसिटी का हो,
तो बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन है वो अर्थ सरफेस के ऊपर कर देता है, बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो कर देता है। सो हम अर्थक्वेक को समझने से पहले उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको समझना ज़रूरी है। सो सबसे पहले जहाँ से अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है, जहाँ से अर्थक्वेक है वो जो ऑरिजिनेट होता है, सपोज करो यहाँ से आपका अर्थक्वेक है जो ऑरिजिनेट हुआ, सो दिस पॉइंट इज नाउन एज अ फोकस, ये वाला पॉइंट है आपका फोकस हो गया, बिल्कुल फोकस के 90 डिग्री पे, फोकस के 90 डिग्री पे। इट्स मीन दैट यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट होगा, ऊपर वाला ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे, दिस इज नाउन है ना एपी सेंटर, इसको बोलेंगे एपी सेंटर। सो सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की कहाँ पे होती है? एट द एपी सेंटर। सो एपी सेंटर पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। क्यों? वाई? बिकॉज अर्थक्वेक वेव रीचेज द एपी सेंटर फर्स्ट, सबसे पहले कहाँ पे जाएंगी? एपी सेंटर के ऊपर रीच करेंगी। सो दैट इज़ वाई जो इसकी इंटेंसिटी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। सो ये हो गया आपका एपी सेंटर एंड फोकस। नाउ देयर आर 3 type of waves of a earthquake. There are 3 type of waves of a earthquake. So first is primary waves. Second is secondary waves. Third is सरफेस वेव्स, और इनके अलग अलग नाम भी हैं। पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स को पी वेव्स, सेकेंडरी वेव को एस वेव्स, और सरफेस वेव को हम एल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। सो ये इनकी इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, जो इनकी इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। सो मीन्स अब जो इनकी स्पीड है वो भी अलग अलग होती है, और जो इनकी इंटेंसिटी होती है वो भी अलग अलग होती है। सो फर्स्ट आ गई आपकी यहाँ पे प्राइमरी वेव्स और पी वेव्स। सो इनकी जो स्पीड है वो फास्ट होती है, क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो फास्ट होती है। सो दैट इज़ वाई जहाँ पे ये आती है वहाँ पे हमको कम नुकसान देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गई हमारी एस वेव्स, मीन्स सेकेंडरी वेव्स। कौन सी वेव्स आ गई? एस वेव्स मीन्स सेकेंडरी वेव्स। इनकी जो स्पीड है वो प्राइमरी वेव्स के मुकाबले ज़्यादा होती है, बट जो लॉन्ग वेव्स के मुकाबले कम होती है, मीन्स ये मिडल में आती है। नेक्स्ट हो गई हमारी एल वेव। दीज वेव्स आर वेरी डेंजरस वेव्स, और जहाँ पर एस वेव वाला या हाई इंटेंसिटी वाला जो अर्थक्वेक आता है बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो करता है। सो आपकी ये 3 टाइप ऑफ वेव्स हो गई। बट जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर मूव नहीं करती। जहाँ पे सपोज करो वाटर आ गया वहाँ पे मूव नहीं करती कभी भी। सेकेंडरी वेव्स हैं जो ओशन के अंदर ऑरिजिनेट नहीं होती। सो ये आपकी हो गई वेव्स। मेजरिंग, नाउ टॉक अबाउट मेजरिंग ऑफ अ earthquake. Measuring of an earthquake. Measuring an earthquake. Measuring of an earthquake.
सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अर्थक्वेक है उसको कैसे मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में हम क्या मेजर करते हैं, डिटेक्ट और मेजर अ अर्थक्वेक। सो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ, विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ हम किसको मेजर करेंगे, हम मेजर करेंगे यहाँ पे अर्थक्वेक को। सिस्मोग्राफ, विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ हम किसको मेजर करेंगे या किसको डिटेक्ट करेंगे, और अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक के अंदर दो चीज़ें हैं उसको हम मेजर करते हैं। फर्स्ट हो गई आपकी मैग्नीट्यूड, फर्स्ट हो गया मैग्नीट्यूड। हम अर्थक्वेक के अंदर दो चीज़ों को मेजर करते हैं, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, एंड सेकंड इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कि उसकी जो तीव्रता है वो कितनी है, जो इसकी तीव्रता है वो कितनी है उसको मेजर करेंगे। सो जो आपका मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है उसको हम विद द हेल्प ऑफ रिएक्टर स्केल, विद द हेल्प ऑफ रिएक्टर स्केल विद द हेल्प ऑफ रिएक्टर स्केल के थ्रू हम उसको देखेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जो इंटेंसिटी है उसको हम मेजर करते हैं विद मर्कली स्केल, मर्कली स्केल, इसके थ्रू हम इसको मेजर करते हैं। सो जो आपकी मैग्नीट्यूड है उसको रिएक्टर स्केल एंड दो इंटेंसिटी है उसको मर्कली स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। वे बेसिकली रिएक्टर स्केल के अंदर आपका 0 से लेके 9 तक आपका नंबर्स दिए होते हैं। अगर उसका रिएक्टर स्केल के ऊपर अगर अर्थक्वेक अबव 6 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा आता है तो इट्स मीन दैट वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस अर्थक्वेक होगा। वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस अर्थक्वेक होगा। अगर उससे कम है तो मॉडरेट, अगर उससे भी कम है तो क्या है, वो उसके जो एक्शन है वो कम होगा। ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, इफ़ वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, उसके अंदर 3 बेल्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 belts are very important. First is circum-Pacific belt. सो आपके जो ज़्यादातर जो अर्थक्वेक हैं वो इसी बेल्ट के अंदर आते हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अंदर। सो सेकंड आ गई आपकी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। सेकंड आ गई मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मीन्स जो आपका मेडिटेरियन सी वाला रीजन है वहाँ पे आपकी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट आ गई। एंड थर्ड इज मिड अटलांटिक ओशनिक बेल्ट, मिड अटलांटिक ओशनिक रिज बेल्ट। ठीक है बेटा, ये आपका हो गई 3 मेन बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक बेल्ट। सो आपके जो ज़्यादातर जो जो अर्थक्वेक हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट। सो इट इज़ अ डेंजरस बेल्ट जहाँ पे हमारे अर्थक्वेक जो मूवमेंट्स हैं, जो अर्थक्वेक से जो ज़्यादा नुकसान होता है, सो वो कहाँ पे होता है, वो होता है इन द
सरकम पैसिफिक बेल्ट। सो जापान के अंदर हमारे कहीं सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, जापान के अंदर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। सो जापान एक तरह से इसी बेल्ट के अंदर आता है, जापान एक तरह से इसी बेल्ट के अंदर आता है। सो ये हो गया आपका चैप्टर 3rd of Changing Earth of 7th class. So I hope you enjoy or learn. Okay, thank you. Have a nice day.